मैं मुकेश गंभीर बहुत हर्षित महसूस कर रहा हूँ। कारण ये है, आज के जो हमारे मेहमान हमारे बीच में आई हुई हैं वो एक ऐसी लर्नड पर्सन हैं कि जिनकी डिग्रीज़ की बात करते हुए मुझे भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स की फीलिंग आ रही है कि इतने विद्वान लोग जो कि ना केवल डबल MA हैं, उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत काम कर रखा है, बतौर प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं और ना जाने किन किन विषयों पर महारत रखती हैं, डॉक्टरेट हैं, आपके स्टूडेंट्स भी हैं जो इनकी गाइडेंस में डॉक्टरेट कर रहे हैं। तो मैं ऐसे अपने मेहमान डॉक्टर प्रवीण शर्मा का तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं प्रीति जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से प्रवीण जी आज हमारे मध्य में हैं। मैं और प्रीति जी मिलके हम डॉक्टर प्रवीण शर्मा का पहले साक्षात करेंगे, फिर इनसे कविता का अनुरोध भी करेंगे और भी इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो डॉक्टर प्रवीण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका आभार कि आप आज समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए हैं। मैं तहे दिल से आपका साधुवाद कहता हूँ। नमस्कार सर, नमस्कार मैडम। परमपिता परमात्मा की आज असीम कृपा हुई है कि मुझे ये सौभाग्यशाली दिन प्राप्त हुआ है कि मैं गंभीर साहब के सानिध्य में और प्रीति जी के सानिध्य में इस स्टूडियो में कुछ बातचीत अपने श्रोताओं से करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो मैं आपकी तहे दिल से ऋणी हूँ, धन्यवादी हूँ आप दोनों की। नमस्कार श्रोताओं, इसको कहते हैं प्रभु के प्रति नतमस्तक होना। इसको कहते हैं कि जो कुछ भी दिया हुआ है उसका दिया हुआ है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो संसारिक सुख सुविधाएं हैं। इसीलिए तो मैं अक्सर मैडम ये कहा करता हूँ कि तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना झुकाऊं, और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर तू ही बता तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना झुकाऊं। बात ये है, प्रभु की सब असीम कृपा है। गुरु ग्रंथ साहब में आता है कि जो कुछ भी है वो सब तेरा ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं, और मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो तेरे बहाने मीठा लागे। जो कुछ तेरा है वही हमारे लिए सुंदर है, वही सत्य है। इन शब्दों के साथ हम अपने इस विद्वान श्रेष्ठ मेहमान से उनके बारे में जानना चाहेंगे। मैडम, कृपया हमारे श्रोताओं को बताने का कष्ट करें कि आपने एजुकेशन कहाँ ली, कहाँ कहाँ आपने पढ़ाया और किन किन विषयों में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ। जी सर, आप जितनी बड़ी शख्सियत से अपने लिए इतने संबोधन सुन के ये क्या कहूँ कि धन्यवादी हूँ या शर्मसार हूँ या धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे इतने सुंदर संबोधनों से नवाजा है। आपका बहुत शुक्रिया। यही महान व्यक्तियों की पहली पहचान है। शुक्रिया सर। अब अगर बात करें कि किस प्रकार से मेरी ये जीवन यात्रा, किस प्रकार शिक्षा पूरी हुई, तो सबसे पहले तो मैं फिर से ये बताना चाहूँगी कि परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है कि मैं एक बड़े ही संपन्न परिवार से संबंध रखती हूँ, जहाँ लड़कियों को पढ़ाई के लिए कोई बंधन नहीं और सारी सुख सुविधाएं थी कि बस आप पढ़ाई करो। कोई इस तरह नहीं कि आप घर का काम करो। हमारी मम्मी कहती थी कि आप ये सब काम बाद में सीख जाओगे।
इस लायक बनो। और मेरे पिताजी मुझे हु इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड वो कहते थे कि बेटा हैंडसम इज़ दैट हु डज हैंडसम। Yes. तो इसी में सारी बात हमें समझ आ जाती थी। बिल्कुल ठीक है। जहाँ एक तरफ परिवार संपन्न तो था लेकिन थोड़ा ट्रेडिशनल फैमिली थी कि लड़कियां जो हैं बहुत ज़्यादा खुलेपन में बाहर जाना वो अलाउ नहीं करते थे। तो मैंने बीए तो झज्जर से किया, हाँ हाँ, लेकिन झज्जर में गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज हाँ, बहुत जी, ही जी, अच्छा कॉलेज, और जी। प्रभु कृपा से हमें अध्यापक हर स्तर पर बहुत ही अच्छे या, मिले, या। जिन्होंने मुझे भाषण प्रतियोगिता में बहुत आगे से आगे उन्होंने बहुत इनामात दिलाए। ओके। और मेरी अपने आप ही संस्कृत विषय में बहुत रुचि थी। तो माँ सरस्वती की कृपा से और अपने अध्यापकों के आशीर्वाद से मुझे संस्कृत में जो गुरुकुल में गुरुओं के मध्य में जो ओपन कंपटीशन होता था, जी, तो जी। उसमें मैंने संस्कृत डेक्लामेशन में काफ़ी इनामात हासिल किए। मैं अगर करेक्ट हूँ तो जब आपने ग्रेजुएशन किया होगा उस समय श्री के.एल. गक्खड़ वहाँ प्रिंसिपल थे। जी सर, के.एल. गक्खड़। मैं उनका नाम इसलिए भी लेना चाहूँगा कि ना केवल वो एक बहुत अच्छे टीचर थे, मुझे ये सौभाग्य मिला कि जब मैं भिवानी में एज ए लेक्चरर गया तो वो उन दिनों वहाँ रहते थे, मैं उनके परिवार में उनके साथ रहा और उनके जीवन दर्शन की जो गाइडलाइंस थी वो मुझे भी मिली, और मैं इस अवसर पर उनको याद करके अपने आप को धन्य मानता हूँ। देखिए कैसे बात निकलती है। यस। हमारे समय में के.एस. गुलिया प्रिंसिपल थे, अच्छा, वो भी मतलब है। हाँ, तो उनका बड़ा सहयोग रहा। जी। तो इस तरह की अध्यापकों का भी सहयोग और कृपा से बच्चा आगे से आगे बढ़ना सीखता है। तो शिक्षण काल में जैसे भाषण प्रतियोगिता में पहले तो मैं संस्कृत में ही भाषण देती थी। फिर मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। एमए करने के लिए हमें रोहतक बस से जाना पड़ता था, लोथल यूनिवर्सिटी। हाँ जी, वो समय बड़ी परेशानियों का होता था, लेकिन क्योंकि ये मानती थी मैं, जैसे यहाँ 2 लाइनें कहना चाहूँगी, वो माता पिता और अध्यापकों ने ही सिखाई थी। उस समय हमें तो इतना सोच का दायरा नहीं खुला था कि हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को आंधियों का खौफ नहीं होता। बहुत क्या बात है। तो देखिए मैडम, जिंदगी में कहते हैं कि जितनी भी बड़ी उड़ानें हैं वो परों से नहीं होती, वो हौसलों से हुआ करती है। तो आपने अपने जीवन के माध्यम से भी इसी बात को साबित करके दिखाया कि अगर हौसला हो तो झज्जर जैसे एरिया से निकलकर, क्योंकि हरियाणा में झज्जर को कोई बहुत ज़्यादा विकसित डिस्ट्रिक्ट नहीं माना जाता था, आपने इतनी शिक्षा प्राप्त की कि आपने पहले हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर डॉक्टरेट किया और बाद में बतौर प्रिंसिपल रही। मैं ये सारी यात्रा आपके मुख से ही सुनना चाहूँगा। तो समस्या क्या आती थी कि बस समय पर नहीं आती थी और हम लेट हो जाते थे। तो हमें जो पहला पीरियड होता था उसमें टीचर से हमें हमेशा डांट खानी पड़ती थी कि तुम कैसे पास होगे, और वो हॉस्टल में भी उन दिनों नहीं छोड़ते थे, किसी के यहाँ भी नहीं। तो इस तरह से वो हम दुख सुख पाते हुए वो सफ़र हम करते रहे। और जैसे ही मैंने दाखिला लिया, अब मुझे एक और बात याद आ रही है कि एमए इंग्लिश में दाखिला लेते ही वहाँ वो पार्टी करते हैं पहला फ्रेशर्स की, और उसमें भगवान की कृपा से वो मैं मिस का चुनाव हो गया डिपार्टमेंट में। अब तो हाँ जी, तो हम तो चुपचाप पीछे बैठे थे, हमको वो उन्होंने पीछे से बुला लिया। अब घर वाले कह रहे हैं कि तुम पढ़ाई में नहीं लगोगे। हमने कहा जी हम तो ऐसे ही गए थे, उन्होंने इंटरव्यू ले लिया, उन्होंने क्वेश्चन पूछे तो उनको शायद अच्छे लगे होंगे। एनीवेज फिर इस तरह से एमए, एमएड, एमफिल हम डेली पैसेंजरी करते रहे। और जो पड़ोस में कोई भी बच्चा, लड़कियां पढ़ी नहीं थी, तो हमें उनके जैसे वो सुनने पड़ते थे,
जैसे पड़ोस में वो कहते थे कि शादी नहीं करोगे क्या, हाँ। पढ़ाते ही रहोगे। यस, और इस तरीके से वो सफ़र थोड़ा कष्टकारी रहा, हाँ। पर सफलता मिलती गई। तो फिर हम भी कुछ और हौसला दिखाते रहे। यस। क्यों, एक और बात ऐसे ही कहना चाहूँगी हाँ। पंक्तिबद्ध करके। जी। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, बहुत अच्छा। पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, मंजिल खुद बखुद मेरे पास आती गई मेरा हौसला देखकर। क्या बात, बहुत खूब। तो इसी हमारे तरह हरियाणा में भी ये शायर बड़े पॉपुलर रहे हैं। वो कहा करते हैं कि मैं तो दरिया हूँ और मुझे अपना हुनर मालूम है। मैं तो दरिया हूँ, मुझे अपना हुनर मालूम है। जिधर भी चल देंगे उधर है रास्ता, उधर ही रास्ता। उधर वाह है रे वाह, रास्ता। सर तो बहुत अच्छी शायरी बशीर बद्र करते जी हैं। ने ये बात कही। हाँ जी, बशीर बद्र। शिक्षा पूरी करने के बाद, एमफिल के बाद जैसे ही सोनीपत में पोस्ट वैकेंसी निकली तो वहाँ हमारा अंग्रेजी साहित्य के पोस्ट पर जो है चुनाव हो गया। हिंदू और कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में सोनीपत में। जी। और कॉलेज बहुत अच्छा, वहाँ का माहौल भी बड़ा अच्छा। वन ऑफ द वेरी पॉपुलर कॉलेज। हाँ जी, और हमारी ननिहाल भी थी तो हमारे को वो अपनापन ही वहाँ लगता रहा। हाँ। तो बहुत अच्छा समय निकला जी। उसके बाद जो है थोड़ी सी मुश्किल क्या आई कि शादी हो गई और फिर हम दिल्ली शिफ्ट कर गए। फिर वही बस में बैठने का हमारा कारवां शुरू हो गया कि मैं हंसती थी कि शायद पता नहीं क्या बस से नाता है। और फिर वही बस की दिक्कत रहती थी। लेकिन मुझे ये लगा भी कल को बच्चे होंगे तो उनको थोड़ा बड़े शहर में मैं पढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ये सोचती थी कि जो हमने सीखा अगर हम बड़े शहर में होते तो शायद हम और ज़्यादा, हाँ, कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती, कॉम्पिटिशन्स ज़्यादा होते। वो जब हमें बाद में पता लगा तो फिर भी मैं कष्ट पाती रही। लेकिन मैं दिल्ली से ही डेली पैसेंजरी, फिर कुछ समय बाद कार से जाना वाना शुरू किया, ड्राइवर रखा। फिर वो धीरे धीरे जो है चीज़ें सेट होती गई। तो पर हमने हार नहीं मानी। और उसमें भी प्रभु की कृपा ही होती है कि आपको अगर हौसला मिलता है, बुद्धि मिलती है, सही लोगों का आप चुनाव करते हैं। क्योंकि कहते हैं मोक्ष और सत्संगति, जैसे आज मैं सत्संगति इतने अच्छे पर्सन्स में बैठी हूँ, वो भी प्रभु की कृपा से ही मिलता है कि आपको वो जगह। सत्संगति ठीक है, पर मोक्ष नहीं। मोक्ष मीन्स वो बड़े किस्मत वालों को ही मिलता है। ठीक है, आई एग्री। प्रीति जी, मोक्ष स्वयं पाने की चीज नहीं है। हाँ जी। मोक्ष तो राह चलते चलते पता नहीं कब सारे पत्ते झड़ जाएं, वही तो, और आप निखर के प्रभु से मिलन के लिए तैयार हो जाएं, तो वो अपने आप स्वतः स्वाभाविक ही हो जाता है। क्योंकि ना जिंदगी कल थी ना जिंदगी आने वाला है, जो है जिंदगी वो आज है, वर्तमान है। क्योंकि मैं यंगस्टर्स को भी यही कहती रही, क्लास में भी या कहीं लेक्चर के लिए जाते हैं, कि आप सपने तो बुनते हैं लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते तो सपने बुनने का आपको अधिकार नहीं है। कल को जब समय निकल जाएगा, हमसे कोई पूछेगा कि हमने सपने तो देखे और हमने मेहनत नहीं करी, तो केवल पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। तो जो जिंदगी है वो आज है। तो आपको आज मेहनत करनी है, हौसला दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैम, आगे हम बात कर रहे थे कि आप ने सेकंड एमए आपने रोहतक से किया, उसके बाद आप दिल्ली आगे की उसके बाद मैं क्योंकि एमफिल करके ही जॉब लग गई थी, फिर मैंने जामिया से पीएचडी किया। वेरी गुड। फिर मैंने 7 स्कॉलर्स ने मेरे अंडर पीएचडी किया। 160 के करीब बच्चों ने एमएड का डेजर्टेशन और 5 बच्चों ने एमफिल भी सबमिट किया। तो उसके बाद क्योंकि मुझे अंदर से हमेशा एक रेडियो स्टेशन और टीवी पे जाने की इच्छा रहती थी, लेकिन छोटे शहर में रहने की वजह से, और एमए जब हमने किया तो रोहतक आकाशवाणी केंद्र पे मैंने कुछ 5-6 महीने यूथ न्यूज़ भी सुनाई। लेकिन वो प्रोग्राम इवनिंग में होते थे, तो वो इवनिंग में मुझे बस पकड़ के घर जाना होता था, तो कुछ 5-6 महीने ही मैं दोपहर के प्रोग्राम दिए। उसके बाद जैसे क्योंकि इच्छा थी, फिर एक दिन मैं इधर CEC
जो है वहाँ पर वसंत कुंज में, वहाँ मैं किसी प्रोग्राम्स की एडिटिंग करने गई थी, उनके पीएचडी स्कॉलर्स की। वहाँ पर मुझे उन्होंने कहा कि आप टीवी पे पढ़ाना चाहोगे? मैंने कहा वो तो मेरी बड़ी अंतरंग इच्छा है। तो वहीं से मैंने 2015 से फिर मैं उनकी जो है पैनल एक्सपर्ट बन गई। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में मैंने बहुत सारे विषयों पर वार्ता दी। उनमें से मेरे पसंदीदा हैं जैसे क्रिएटिविटी है, पेरेंटिंग स्टाइल, एग्रेसिव बिहेवियर, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, जो भी साइकोलॉजी के, फिर जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उस पे। और इंग्लिश में मैंने जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ मच ग्रामर, जैसे मॉर्निंग में आप बात कर रहे थे, हाउ मच ग्रामर इज़ नीडेड, उन विषयों पर। और हिंदी में मैंने NIOS पे वार्ता में बात दी है, जैसे कक्ष में वार्तालाप का महत्व, और द्वितीय भाषा अर्जन में प्रथम भाषा की भूमिका, और कक्ष में अध्यापक की जो पढ़ाते हुए है वो भूमिका का कितनी हो, कितना एक्शन हो, कितना ऐसे साइलेंट नहीं खड़ा हो, तो उन विषयों पर। फिर शब्दावली हेतु क्या क्या क्रियाएं करे अध्यापक, इस तरह के विषयों पर वार्ता की। मैडम, मुझे आपने जिस विषय को टच किया है, जी मैंने भी लगभग 6-7 साल टीचिंग वैश्य कॉलेज भिवानी में करी। अच्छा सर। मुझे याद आया जो ये शब्दावली और उसकी बात कर रहे थे, तो हुआ ये कि मेरे कुलीग ने एक बहुत ही शरारती किस्म का लड़का था जो अक्सर क्लास को डिस्टर्ब करता था जी। उन्होंने उसको कहा कि यू जस्ट गेट आउट, और बास्टर्ड आई वोंट लाइक टू सी योर फेस। सो उन्होंने ये कह के उस स्टूडेंट को निकाल दिया। स्टूडेंट प्रिंसिपल के पास गया, कहने लगा कि सर ये क्या हालात हैं यहाँ के, हमें हमारा टीचर बास्केट कह रहा है। हम यहाँ पढ़ने आते हैं या बास्केट बनने आते हैं? वो जब प्रिंसिपल ने उस लेक्चरर को बुलाया तो वो उल्टा उस स्टूडेंट पे इल्जाम लगाने लगा कि सर ये हमेशा डिस्टर्ब करता, मैं तो इसको आज सगों ये कहा कि भी तू क्लास से निकल जा। कहता है वो तो ठीक है, तुझे मैं ये बता रहा हूँ कि इसको अभी तक बास्टर्ड का मतलब नहीं मालूम है, अगर इसको मालूम हो गया तो ये तेरे गले पड़ जाएगा। तो आप ठीक कह रही हैं कि हमारे जो कुछ एक हरियाणा के एरियाज हैं जहाँ अभी शिक्षा का उतना विस्तार नहीं हुआ, वहाँ शब्दावली का और प्रोनंसिएशन का और इसके लिए ज्ञान देना बड़ा ज़रूरी है। और हरियाणा में जो हिंदी ही अच्छे से नहीं बोलते तो इंग्लिश की तो बात ही क्या है। yes. तो जो बच्चे दिल्ली से आते थे वो कहते थे मैम ग्रेट यू आर सर्वाइविंग हियर। मैंने कहा नहीं। तो और मैं सर विमेन सेल की भी मैं इंचार्ज रही हूँ। तो मैं वहाँ क्योंकि एमएड काफ़ी बड़े बड़े विद्यार्थी करती थी लड़कियां, तो मैं उनको कई बार मैरिड लाइफ के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती जी, तो मैं उनको समझाती थी, काउंसलिंग करती थी कि किस प्रकार से विवाहित जीवन और शिक्षण में और पारिवारिक जीवन में किस तरह से तालमेल बनाया जाए, साथ ही अपने सपनों को भी कैसे पूरा किया जाए। तो इस तरह की काउंसलिंग के लिए भी बच्चे आते रहते थे। ठीक है, तो आपने साइकोलॉजी का भी अध्ययन बीएड की जो क्लासेस को अटेंड करते हुए किया? जी, बीएड में हमारा एक स्पेशलाइजेशन होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हमें एक तो टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ाना होता है और एक कंपलसरी पेपर, जैसे फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है और करंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन है। तो आप चारों में से सारे ही कंपलसरी पेपर पढ़ाने के लिए एंटाइटल्ड हैं। तो जैसे हमने ज्वाइन किया कि आपका इंटरेस्ट फिलॉसफी में है या साइकोलॉजी में, आईसेट की साइकोलॉजी, तो वहाँ से हमने साइकोलॉजी पढ़ाना शुरू किया। फिर मैंने पीएचडी भी, वो जो एजुकेशन तो विषय है बट उसके अंदर जो है हमने सब्जेक्ट जो टॉपिक चुना है वो टीचिंग एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल इंटरेस्ट ऑफ द टीचर्स उस पे किया। तो वहाँ साइकोलॉजी हमने इतने साल पढ़ाई, तो इसीलिए उस विषय पर हम ये सब वार्ताएं दे सकें। बिल्कुल ठीक है।
वैसे भी प्रीति जी, मेरा ये मानना है कि इन ऑर्डर टू बिकम ए वेरी गुड टीचर you are first supposed to be a psychologist. Yes, sir. Till you don't understand the psychology of the students. अक्सर हमने ये भी देखा कॉलेजेस में या संस्थाओं में कि टीचर क्लास में बोले जा रहा है हाँ। विदाउट बॉदरिंग कि कोई उसको सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा। तो इसलिए ये तो बहुत अनिवार्य है और कंपल्सरी है कि टीचर जो है वो कम से कम बेसिक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग रखता हो अपने स्टूडेंट्स की। यस सर, आई एग्री, क्योंकि जैसे मैंने क्रिएटिविटी भी मेरा एक मनपसंद सब्जेक्ट है, उसका टॉपिक है। खजाना है, खजाना। यस तो कई बार ना तो अध्यापक जान पाता, भाई वो टेक्स्ट बुक पढ़ाया, क्लास खत्म हुई, एग्जाम लिया, कि बच्चे में क्या क्रिएटिविटी है, ना माँ बाप जान पाते, और यहाँ तक कि बच्चे को खुद नहीं पता चलता कि मेरे अंदर कौन सी स्किल है जिसको पोषित किया जाए। तो एटलीस्ट हम विद्यार्थियों को क्लासरूम में और बच्चों को घर में, वी टीचर्स, वी पेरेंट्स एक ऐसा माहौल दें कि उनकी जो सृजनात्मकता है वो पोषित हो सके और वो एक उस गुण को, उस कला को बाहर ला सके। एग्जैक्टली, बहुत सही बात कह रही हैं। हाँ, तो प्रवीण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो आपके लगभग कैरियर से रिलेटेड बातचीत हुई, लेकिन आप बतौर प्रिंसिपल कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। 1 साल तो मैंने 2011 से 2012 तक यहाँ मानेसर से आगे सिद्धरावली है, तो वहाँ रावलाल सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मैं लियन लेके प्रिंसिपल बनी यहाँ पे। और वो मुझे रखना भी चाहते थे और बहुत अच्छा भी लगता था, लेकिन मेरे को दिल्ली से, रोहिणी से दूर पड़ता था, बच्चे दिल्ली पढ़ते थे, तो इसलिए वो पुल ऑन नहीं हुआ। तो आई वेंट बैक टू सोनीपत एज एसोसिएट प्रोफेसर, और बाद में मैं उसी कॉलेज में फिर रिटायरमेंट से पहले वहाँ प्रिंसिपल बन गई थी। दोनों ही संस्थाएं बहुत अच्छी थी, तो मुझे अच्छा ही लगा। तो अभी भी सिद्धरावली में स्टिल वन गवर्नमेंट कॉलेज इज आल्सो देयर। अब तो मतलब एजुकेशन का काफी विस्तार वहाँ हो रहा है। अदरवाइज शुरू में मुझे याद है एक प्राइवेट कॉलेज था, और बाद में ये आप जो जिस संस्था का बीएड कॉलेज भी आ गया। तो एनीवे, आप बतौर प्रिंसिपल रिटायर हुए, तो किन भाषाओं में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है? सर, मैंने पहले तो किया एमए इंग्लिश, उसके बाद मैंने एमएड किया, जिसमें हमने साइकोलॉजी का स्पेशलाइजेशन था। फिर मैंने एमएड किया, फिर एमफिल किया। एमफिल के बाद मेरा अपॉइंटमेंट हो गया एज ए लेक्चरर सोनीपत हिंदू कॉलेज ऑफ एजुकेशन सोनीपत में। उसके बाद मैंने जामिया मिलिया से पीएचडी किया। और फिर उसके बाद मैंने एमए हिंदी किया। हालांकि मेरी इच्छा एमए संस्कृत की भी थी, फिर बाद में देखा कि संस्कृत कोई लोग कम ही पढ़ते हैं, तो अब इतना हम बोलना उतना क्योंकि नहीं हो पाता संस्कृत में, पर अपने जैसे धार्मिक ग्रंथ है या श्लोक है वो मुझे पढ़ना संस्कृत में अभी भी अच्छा लगता है। मैडम, ये बताएं कि आप बातचीत में आप जिक्र कर रही थी कि आपने बहुत सी पुस्तकों का लेखन भी किया है। जी सर, थोड़ा सा उस पर भी आप प्रकाश डालिए कि सर, एक तो मैंने सबसे पहले लिखी टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिखी। मैंने अब तक टेक्स्ट बुक ही हैं। दिस इज वन बुक दैट यू आर टॉकिंग। ये सर मैं आपके लिए लाई हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो श्रोताओं, दिस इज वन बुक विच वाज रिटन in the very initial stages. The name of the book is Teaching of English Language. जी। फिर उसके बाद मैंने साइकोलॉजी की बुक लिखी, वो हिंदी में लिखी, शिक्षा मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक
परीक्षण। ओके। उसके बाद मैंने एक इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि हमारे बीएड में एक पेपर आया था इंक्लूसिव, जैसे स्पेशल चिल्ड्रन को उन्होंने इंक्लूसिव उसमें कैटेगरी में रख के नाम चेंज किया कि जो स्लो लर्नर्स हैं, या जैसे पहले हम बैकवर्ड चिल्ड्रन कहते थे, फिर उनको नाम स्लो लर्नर्स दिया कि उनको इंक्लूसिव कैटेगरी में रख के सामान्य बच्चों के साथ ही किस प्रकार हम पढ़ा सकते हैं। तो एक इंक्लूसिव एजुकेशन पे लिखी, और फिर एक मैंने लिखी साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन इन साइकोलॉजी। उसके बाद मैंने इंग्लिश की और 2 पुस्तकें लिखी। फिर मैंने ये आपके लिए एक और पुस्तक लाई हूँ, ये मेरा पर जॉइंट वेंचर है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। जो डिसिप्लिन है सर, इसको संकुचित उसमें केवल अनुशासन वर्ड कर देते हैं, बट दिस इज नॉट अनुशासन, बट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स में क्या है, सारे विषयों को समझना। तो इट इज अंडरस्टूड एज ए सब्जेक्ट, नॉट अनुशासन। तो ये हमने एक जॉइंट वेंचर, क्योंकि नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो हम 4 टीचर्स ने मिलके ये लिख दिया ताकि कि पहले हमारी बुक आए। ठीक है। और क्योंकि मैं इग्नू में भी मुझे जाने का सौभाग्य मिलता रहा, तो मैंने इग्नू में जो बुकलेट्स लिखते हैं उनमें वो बहुत सारे चैप्टर्स में कंट्रीब्यूट किया। जैसे एक था लाइफ स्किल्स, एक फैमिली एजुकेशन, एक और इसमें एम्स के टीचर्स, एम्स के डॉक्टर्स और कुछ टीचर्स ने मिलके, जैसे HIV एड्स एजुकेशन, इस पर बुक्स काफ़ी मटेरियल निकाला। लेकिन उसका मैंने एजुकेशनल पार्ट मैंने लिखा कि उसकी रोकथाम या बच्चों को जानकारी के लिए अध्यापक का क्या रोल हो सकता है, तो वो यूनिट मैंने लिखी। इस तरह करिकुलम मैनेजमेंट पे, एक मेरा टाइम मैनेजमेंट पे, इस तरह उनमें मैंने कंट्रीब्यूट किया। और कविता सुनना लिखना ये मेरा अपना शौक है। इसकी एक मेरी बुक अभी प्रेस में है, वो अभी आने वाली है। तो डॉक्टर प्रवीण शर्मा, ये तो थी आपके कैरियर से रिलेटेड बातचीत। अब हम आते हैं आपके क्रिएटिव पार्ट पर। हालांकि मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं स्वयं भी टीचर रहा हूँ, शायर भी हैं, बहुत अच्छे शायर भी हूँ, कि इस काम को भी आम तौर पर अगर टीचर चाहें तो बहुत ही क्रिएटिव ढंग से कर सकते हैं। yes, डिपेंड करता है कि आपका टीचिंग प्रोफेशन पैशन है या सिर्फ जॉब का एक जरिया। पैशन इस तरीके से रहा कि जितने भी प्रोग्राम की एंकरिंग होती थी कॉलेज में, स्टूडेंट लाइफ में भी, और टीचर थी तब भी, बस प्रिंसिपल थी तब नहीं किया, तो सारी एंकरिंग मैं करती थी, जिसके लिए मुझे लाइब्रेरी में बहुत देर बैठना पड़ता था कि अच्छे अच्छे जो पोइट्स हैं, दिनकर जी हैं, या जो भी फेवरेट हैं, उनकी लाइंस कलेक्ट करना। वो सब इसलिए संभव हुआ कि मेरे हस्बैंड भी बड़े कोऑपरेटिव हैं, और मेरे बच्चे भी कभी ऐसे नहीं कि आप तो पढ़ते रहते हो, बल्कि कई बार वो मजाक में कहते थे, मम्मी पढ़ने का टाइम हो गया, बैठ जाओ, 9 बजे आपने तो वो हंसते थे। तो इस तरह घर से, बच्चों से और हस्बैंड से भी बड़ी कोऑपरेशन मिलती रही। और मैं एंकरिंग करती थी, तो लाइब्रेरी में काफ़ी समय लगाती थी, और बच्चों में भी, अपने विद्यार्थियों में क्रिएटिविटी भरने का एक प्रयत्न करती रहती थी। ठीक ठीक। तो हम डॉक्टर प्रवीण शर्मा, अब आपके पोएट के तौर पर जो आपका एस्पेक्ट है उसके ऊपर आते हैं। तो आप थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे कि आपने कविता लिखना कब से शुरू किया, और किस विधा में, और किससे आप ज़्यादा प्रभावित रही, या जब भी आप कविता लिखती हैं किन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर लिखती हैं? क्या इंस्टेंटली कविता लिख डालती हैं, या कविता को पूरा करने के लिए आप अलग अलग समय चुनती हैं? आइए उसके ऊपर थोड़ी बातचीत करते हैं। जी, जैसे आपके इस वार्तालाप में कई प्रश्न हैं, उनका मैं एक एक करके जवाब दूंगी। सबसे पहले तो सबसे आखिर में आपने कहा कि समय, मैं जब छोटी थी तो हम श्रीमती इंदिरा गांधी का ऐसे पढ़ते थे कि वो अपने साथ एक पेपर और पेन रेडी रखती हैं कि जब कोई थॉट आ जाएगा वो उसी समय लिख लेंगी। तो मैं हमेशा अपने साथ कागज़ और पेन की जो विचार आया वो लिख लिया कि जब रीडिंग टाइम होगा उसको मैं उसमें उतार लूँगी। जी। और
अब अगर ये पूछा जाए कि कौन आपके फेवरेट लेखक हैं, तो अथाह सागर है, उसमें से चुनना और किसी एक का नाम लेना दूसरों के प्रति इनजस्टिस। लेकिन फिर भी जैसे इधर हिंदी साहित्य से प्रेमचंद और इंग्लिश से शेक्सपियर, उनको क्यों पसंद करती हूँ? उनकी यूनिवर्सल अप्रोच है। जो शेक्सपियर ने उस ज़माने में कहा, प्रेमचंद ने कहा, आज भी वो बात सत्य सिद्ध होती है। अब क्योंकि 9 रस हैं जीवन के, तो जैसा मेरा मन होता है जब लिखने का, तो जो भाव आता है मैं उस पर लिख देती हूँ। और थोड़ा मैं सैड उस पर कम लिखती हूँ। मुझे लगता है कि जीवन में कुछ क्रिएटिविटी भरें, कुछ एक जो कविता है वो एक संदेश दे, लोगों को ऑप्टिमिज्म की ओर ले जाए। जैसे ब्राउनिंग की मैं बड़ी फॉलोवर हूँ। ब्राउनिंग जो है इंग्लिश साहित्य में, तो वो उनका जो ऑप्टिमिज्म है, आपने उनकी फेमस पोएम है माई लास्ट राइड टुगेदर, वो ऑप्टिमिज्म दर्शाते हैं। तो इधर से हिंदी साहित्य में दिनकर जी को पढ़ती हूँ। अगर व्यंग्य कविता लिखनी हो तो अजय को ध्यान में रखती हूँ कि उनकी वो, कि तुम वो सर्प के लिए लिखते हैं कि तुम शहर तो गए नहीं, तुम इतना विष कहाँ से पाया। तो हाँ जी, हाँ। तो इस तरह अलग अलग। फिर मैं कबीर जी पर भी काफ़ी पढ़ती रहती हूँ जब मैंने हिंदी साहित्य पढ़ा। मैडम, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिन दिनों में मैंने HCS का एग्ज़ाम दिया, उसमें हमें एक प्रश्न वात्सायन अज्ञे का ये पंक्तियाँ कि ए सर्प तू कभी शहर तो गया नहीं, फिर कहाँ से सीखा अपने दंत में इतना विष भरना। तो मुझे याद है कि सबसे ज़्यादा मैं इस पैराग्राफ पर विस्तार से लिख पाया था, क्योंकि मुझे शुरू से ही साहित्य की ऐसी चीज़ें बहुत छूती थी। और मैंने वैसे भी बहुत अर्ली स्टेज पे इनका वो उपन्यास नदी के द्वीप वो मैंने पढ़ लिया था, और काफ़ी कुछ मुझे वात्स्यायन अज्ञे के बारे में मालूम था। लेकिन आप ठीक कह रही हैं कि ये वो लेखक हैं जो आपको प्रभावित करते हैं। कैसा छू के वो बात कहते हैं कि कहाँ से इतना विष पाया, तुम तो कभी शहर भी नहीं गए। हाँ जी। और दूसरा उनकी भाषा पे जितनी, और भाषा पे दोनों पे बहुत गहरी। प्रीति जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रीति जी, मुझे याद है एक बात और वात्स्यायन अज्ञे कहा करते थे कि जब कभी अस्वस्थ होता हूँ तो जिनका मुझसे प्रयोजन भी नहीं है वो भी मेरा हाल पूछ पूछ के हाल बेहाल कर देते हैं। और एक छोटा सा जीव ना जाने इस शरीर के भीतर कब से तड़प रहा है, इसकी किसी को खबर भी नहीं। जी, बहुत तो उनकी हर बात जो है वो बहुत गहरी है और बहुत आपको भीतर तक छूती है और संदेश भी देती है। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर प्रवीण, हम आपसे कुछ अपनी प्रमुख कविताओं को भी सुनना चाहेंगे। कौन से भाव से वो लिखी गई है, कब लिखी गई, जो भी आप उनके बारे में कुछ विस्तृत विवरण देना चाहें। जी। पिछले दिनों मेरे मन में क्या ख्याल आ रहा था, जी, 2 पंक्तियों में बता के फिर बताऊंगी कि कविता इस पर लिखी मैंने। जी। लोग संगमरमर हुए, हृदय हुए इस्पात, लोग संगमरमर हुए, हृदय हुए इस्पात, बर्फ हुई संवेदना, खत्म हुए सब जज्बात। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। तो मुझे लगा कि सभी विद्यार्थियों में विशेष रूप से जो संस्कार हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। तो किसकी ड्यूटी बनती है, कौन है दोषी, कौन है उत्तरदायी? हम माँ बाप, समाज, टीचर्स। तो कुछ ऐसा भाव लेकर मुझे लगा कि जो बच्चों में संस्कार हैं वो लुप्त हो रहे हैं। तो इसी भाव को लेकर मैंने पिछले दिनों कविता लिखी है एक। जी। तो जैसे आप एक प्रश्न भी पूछ रहे थे कि आप कैसे तुरंत नहीं, जो भी भाव आया वो मैंने लिख लिया और मैं
बेशक से रिटायर हो गई हूँ, आपको बताऊं कि मैं क्योंकि विजिटिंग प्रोफेसर्स भी हूँ तो कई यूनिवर्सिटीज़ में, तो मेरा वही टाइम शेड्यूल रहता है कि सुबह उठना, तैयार होना और फिर मेरा रीडिंग टाइम रात का, मैं बिल्कुल अपने उस पर शेड्यूल ऐसे तैयार होके अपना, जो मैंने घर में एक लाइब्रेरी बनाई हुई है तो उसमें अपनी भी लिखी हुई बुक्स हैं और मनपसंद जो भी लेखक हैं उनकी बुक्स हैं, तो उसमें मैं लाइब्रेरी में अपना एक फिक्स टाइम पे दिन में और रात को ज़रूर पढ़ती हूँ। तो अपना एक शेड्यूल मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ जिससे कि भाई फिजिकली भी हम स्वस्थ रहें। तो फिर मैं उसको समय देती हूँ, वो कई दिन में फिर उसकी एडिटिंग होती है कि उसको लय बने या वो इस तरीके से। तो पिछले दिनों मैंने एक ये कविता लिखी है जिसका शीर्षक है संस्कार। वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जी। पेशे खिदमत है कविता जिसका शीर्षक है संस्कार। जी। अकाल हुआ संस्कारों का, मानवता रोती है। अकाल हुआ संस्कारों का, मानवता रोती है। दानवता सिर चढ़ बैठी, मूर्खता भी सिर चढ़ बैठी। स्वार्थ के वश हो कर रहे जीवन अपना बेकार, स्वार्थ के वश हो कर रहे जीवन अपना बेकार। मनुज हो रहा विवेकहीन, तेरी बुद्धि हुई मलिन। मनुज हो रहा विवेकहीन, तेरी बुद्धि हुई मलिन। जीवन बिता रहे लक्ष्यहीन, विद्यार्थियों को संबोधित करके है। जीवन बिता रहे लक्ष्यहीन, जीवन बना रहे कैसा दीन। समय भागता कलकल, समय भागता कलकल, सांसें घटती पल पल। हाँ, सांसें घटती पल पल। अकाल हुआ संस्कारों का, मानवता रोती है। सब है करते बेईमानी, ईमानदारी से दूरी बढ़ते। सब है बेईमानी करते, ईमानदारी से दूरी बढ़ते। चारों ओर दगा है, कोई नहीं सगा है। चारों ओर दगा है, कोई नहीं सगा है। आधुनिकता की इस होड़ में रह जाओगे नुकसान में। भाई भाई हो गए बैरी, सबने भुला दी दुनियादारी। अकाल हुआ संस्कारों का, मानवता रोती है। बहुत अच्छा। ना चिंता अमन चैन की, चर्चा बस आपाधापी की। न चिंता बस अमन चैन की, चर्चा बस आपाधापी की। दिलों में कितनी खाई, कैसी ये घड़ी आई। अकाल हुआ संस्कारों का, मानवता रोती है। बहुत अच्छा। लालच में कर्तव्य भी भूला, मान बड़ों का भूला। लालच में कर्तव्य भूला, मान बड़ों का भूला। परंपरा जैसे खो गई है, सभ्यता भी लुप्त हो गई है। अकाल हुआ संस्कारों का, मानवता रोती है। अंत में जो इसका उद्देश्य है लिखने का, कोई समझाओ बच्चों को, हाय बचाओ संस्कृति को। कोई समझाओ बच्चों को, हाय बचाओ संस्कृति को। वसुधा का कल्याण करो, माता पिता का सम्मान करो। वसुधा का कल्याण करो, माता पिता का सम्मान करो। मेहनत का फल मीठा होता, आलस का कोई मोल ना होता। मेहनत का फल मीठा होता, आलस का कोई मोल ना होता। वक्त रहते सीखो संस्कार, वक्त रहते सीखो संस्कार। मनुज तन मिले न बारंबार, मनुज तन मिले न बारंबार। वक्त रहते सीखो संस्कार। अकाल हुआ संस्कारों का, मानवता रोती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बहुत ही सुंदर विषय को लेकर और बड़े अच्छे ढंग से उसको डील किया है। मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत है इस तरह के विषयों पर बात करने की, क्योंकि कवि, शायर, कवित्रियाँ सब जब तक संवेदनशील नहीं होंगी तब तक ना तो आप किसी का दुख दर्द समझ पाएंगे, ना आप इस तरह की भावुक कविताएं लिख पाएंगे, और रिजल्टेंटली सिर्फ एक मैकेनिकल दौड़ हमारे हिस्से रह जाएगी और हम
पहुंचकर भी ये नहीं पा पाएंगे कि हम कहाँ पहुंचे हैं। तो आपने बहुत सुंदर लिखा। और कोई एनी रिप्रेजेंटेटिव पोइट्री आप कहना चाहें? एक और हाँ जी। श्रृंगार रस पे जी कविता प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है आंखें। जी। कल राह में मिले वो, कल राह में मिले वो जिनसे कभी आंखें चार हुई थी। कल राह में मिले वो जिनसे कभी आंखें चार हुई थी। आंखें चुराने लगे वो, आंखें चुराने लगे वो। मैंने की आंखें नीली पीली, मैंने की आंखें नीली पीली। तो आंखें खुल गई उनकी जो साथ थी उनके। तो आंखें खुल गई उनकी जो साथ थी उनके। कल तक आंखें बिछाते थे मेरे लिए, कल तक आंखें बिछाते थे मेरे लिए। आज क्यों आंखें फेरते हो, आज क्यों आंखें फेरते हो। तब क्या आंखों पे पर्दा पड़ा था जो आज आंखों से गिराते हो। क्या बात, बहुत सुंदर। तब क्या आंखों पे पर्दा पड़ा था जो आज आंखों से गिराते हो। देख लो इधर, देख लो इधर यूं न मूंदो आंखें, देख लो इधर यूं न मूंदो आंखें। तड़पोगे तुम ही, तड़पोगे तुम ही हमारे आंखें मूंदने के बाद। तड़पोगे तुम ही हमारे आंखें मूंदने के बाद। कल तक थे हम, कल तक थे हम आंख का तारा, कल तक थे हम आंख का तारा। आज हो गए आंख का कांटा। कल तक थे हम आंख का तारा, आज हो गए हम आंख का कांटा। क्यों आंखें दिखाते हो, क्यों आंखें दिखाते हो। हम भी तुम पर आंख रखे हैं, क्यों आंखें दिखाते हो। हम भी तुम पर आंख रखे हैं। बताओ आंखों में आंखें डाल, बताओ आंखों में आंखें डाल। क्या है उनमें जो हम में न था। क्या बात, बहुत आंखें से सारे मुहावरे लेकर उस पर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आपकी जर्रा नवाजी का शुक्रिया। नहीं तो हम क्या नाचीज हैं। आप तो दोनों ही बहुत बड़े कवि और शायर हैं। आप टीचिंग में भी है ना, इसलिए बहुत अलग हो जाता है आपका लेवल। तुमसे जन्मे एहसासों को अभी और भी कहना बाकी है, और संग तुम मेरे चलते रहना। प्यार सफर का बाकी है, प्यार सफर का बाकी है। मैं कोई गया वक्त नहीं, जब भी बुलाओगे आ जाऊंगी। यस, वाह वाह, क्या बहुत बात है, सुंदर, बहुत सुंदर। तो डॉक्टर प्रवीण, हम आपको गया वक्त बिल्कुल नहीं समझते। हम ये चाहेंगे कि जब जब हम आपको बुलाएं, जब जब आपको न्योता दें, तब तब आप डायरी को लेके आएं और यहाँ आप कविता पाठ करें। और जिन जिन विषयों को आपने हमसे अपने इंट्रोडक्शन देते हुए बताया है, बहुत से ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर हम यहाँ भी बात करना चाहेंगे। और तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हुए, हमें तलाश रहती है आप जैसे लोगों की जो हमारे रेडियो पे आते हैं और हमारे श्रोताओं को इस तरह से अधिक जागरूक करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जागने से यहाँ बोध मिलता है, जागने से यहाँ बोध मिलता है, वरना खुद से कहाँ योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है, और अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है, अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। डॉक्टर प्रवीण, आपका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई, आपने समय निकाल के हमारे श्रोताओं को अधिक से अधिक जागरूक करने का प्रयास किया। हम आपसे तवक्को रखेंगे कि आप अपना ऐसा विजिट्स हमारे पास करते रहिए ताकि हमारे श्रोता आपसे लाभान्वित होते रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी, आपका भी विशेष आभार और विशेष धन्यवाद। प्रीति जी का धन्यवाद, आपका और श्रोताओं जिसने हमें सुना, आप सभी का धन्यवाद।